हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद विके में। आज रेलवे के एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली ईपीसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो आज के दिन रेलवे में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ईपीसी ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये भारतीय रेलवे के ट्रेन की अनुबंध प्रणाली है। इसके बारे में पूरी बात करते हैं। चलो देखो, ईपीसी में क्या होता है। ईपीसी में मेनली यही होता है कि ईपीसी के अंदर कॉन्ट्रैक्टर की ही पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की डिज़ाइन करेगा, उसका प्रोक्योरमेंट करेगा, उसके अंदर जो भी मटेरियल लेना है वो कॉन्ट्रैक्टर ही लेगा और उसकी टेस्टिंग करके फिर रेलवे को देगा। ये सारी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की ही रहते हैं। यही है ईपीसी। बस इसके अंदर कुछ अपवाद रहते हैं। हाँ, प्राइस वेरिएशन हो गया तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू, पेमेंट में वैल्यू बढ़ सकती है, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगी। स्कोप में चेंज हो गया और कोई लॉ में चेंज हो गया, इस वजह से इसमें पेमेंट में कोई एस्केलेशन वगैरह हो सकता है। अदरवाइज़ कॉन्ट्रैक्टर को नियत समय में काम पूरा कंप्लीट करके देना होगा। अब पहले भी ईपीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी रेलवे में? तो पहले इसमें हुआ करता था, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। उसमें कुछ कमियां थी, इस वजह से ईपीसी को लानी पड़ी थी। उसमें क्या होता था, सर्वे व इन्वेस्टिगेशन रेलवे के द्वारा करना पड़ता था, तो उसमें देरी हो जाती थी। डिज़ाइन भी रेलवे तैयार करके देता, इस वजह से देरी हो जाती थी। क्वांटिटीज़, उसमें बिल ऑफ क्वांटिटी, एक शेड्यूल बना रहता था, उसके हिसाब से क्वांटिटीज़ का इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। उनमें वेरिएशन आ जाता था, कोई आइटम नया जुड़ जाता था। मेजरमेंट भी रेलवे के द्वारा करना पड़ता था, वो भी देरी हो जाती थी। इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाता था। फंडिंग में कमी हो जाती थी, इस वजह से कॉस्ट व टाइम ओवररन, टाइम बढ़ जाता था इस वजह से। और कॉन्ट्रैक्चुअल की कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाती थी, इस वजह से उनमें देरी हो जाती थी। इस वजह से रेलवे का काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा था, इसलिए ईपीसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। यह रेलवे बोर्ड ने 2021 में स्टैंडर्ड ईपीसी टेंडर डॉक्यूमेंट लागू किया और वर्तमान में इसमें अमेंडमेंट किया गया 7/4/2025 का। इसके बाद में ये ईपीसी का जो प्रक्रिया है वो रेलवे में लागू है। ईपीसी की फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग का मतलब है डिटेल सर्वे करना, इन्वेस्टिगेशन करना, डिज़ाइन करना, ड्राइंग तैयार करना, ये सारी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। प्रोक्योरमेंट करना, उसके अंदर जो भी मटेरियल वगैरह मंगाना वो भी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। कंस्ट्रक्शन तैयार करना, कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग और उसके बाद में कमीशनिंग करना और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ये सारी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। अब आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और ईपीसी में क्या डिफरेंस है? जो पहले एक तो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें, और आजकल जो अपडेट कर दिया ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, इनमें क्या डिफरेंस है? ये कन्वेंशनल था, ये मॉडर्न पद्धति है। और पेमेंट इसमें वास्तव में जितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट की उसके आधार पर पेमेंट होता था। इसमें ऐसा नहीं है। नए वाले में पेमेंट पहले डिसाइड कर लिया जाता है, आपको इस हिसाब से इतना काम कंप्लीट कर देंगे इतना पेमेंट मिलेगा, इस हिसाब से पहले डिसाइड कर दिया जाता है। इसमें डिज़ाइन वगैरह बना के आइटम रेट में पहले रेलवे देता था, आजकल कॉन्ट्रैक्टर को सारी जिम्मेदारी दे दी गई है। यही है कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, और इसमें कॉन्ट्रैक्टर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करता है डिज़ाइन बनाने में, ईपीसी में। और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, क्वांटिटी वेरिएशन, एनएस आइटम जोड़ने में काफ़ी समय खर्च होता था और पैसा भी काफ़ी खर्च होता था। इसमें क्या कर दिया, आइटम वाइज मेजरमेंट नहीं होगा, डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी गई है। पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके दे दीजिए, आपको पेमेंट का भुगतान कर दिया जाएगा। पहले आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होते थे, और भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें ईएमडी, एसडी, पीजी का उपयोग किया जाता है। और ईपीसी में थोड़ा डिफरेंस है। ईएमडी को बोला जाता है बिड सिक्योरिटी, एसडी को बोला जाता है रिटेंशन मनी और पीजी को बोला जाता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ईपीसी की विशेषता क्या क्या है? इसमें लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है और टाइम में कंप्लीट करके देना पड़ता है। और डिज़ाइन प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी रहती है पूरी। और सारी कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन की भी डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी रहती है। पेमेंट के पहले डिसाइड कर दिया जाता है, पेमेंट आपको इस हिसाब से मिलेगा। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड भी डिसाइड किया गया है। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड का मतलब
अगर कोई काम कंप्लीट कर दिया उसके बाद में आपको 18 महीने तक, आपको 2 साल तक आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो काम एकदम सुव्यवस्थित तरीके से चलता रहे। ये भी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित किया गया है। इसमें बिड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, रिटेंशन मनी अनिवार्य हैं। और टाइम एग्जीक्यूशन, चाहे फोर्स मेजरमेंट की वजह से अगर डिले नहीं हो रहा है और कोई चेंज ऑफ स्कोप की वजह से डिले नहीं हो रहा है तो टाइम एग्जीक्यूशन समय पर ही करना, पूरा काम समय पर ही कंप्लीट करके देना पड़ेगा, अदरवाइज डिले अलाउड नहीं है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर की वजह से रिस्क एलोकेशन कब माना जाता है, कॉन्ट्रैक्टर की वजह से डिले कब माना जाता है? जब कॉन्ट्रैक्टर सर्वे इन्वेस्टिगेशन करने में डिले करता है तब, डिज़ाइन व कंस्ट्रक्शन करने में डिले करता है तब, साइट व सॉइल कंडीशन के जो एग्रीमेंट में बताई गई है उसी के अनुसार सॉइल कंडीशन रहती है, उसके बाद में भी कोई वो सॉइल कंडीशन का डिसाइड नहीं कर पाता है, साइट का पूरा ढंग से मेजरमेंट नहीं कर पाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी रहेगी। वेदर कंडीशन हो गई, ये नहीं है कि फोर्स मेजर क्लोज में आ ही नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्टर कह देता बारिश आ गई इस वजह से मेरे को डिले हो गया, ऐसा नहीं माना जाएगा। फोर्स मेजर क्लोज हैं उनके अंदर कोई आ गया तो ही वेदर कंडीशन, तो ही फोर्स मेजर क्लोज माना जाएगा, अदरवाइज फोर्स मेजर क्लोज नहीं माना जाएगा। वेदर कंडीशन वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी रहती है। मटेरियल वर्क, कितने आदमी लगाने हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है, ये सारा कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। कॉमर्शियल टेक्निकल परफॉर्मेंस देना, कॉमर्शियल परफॉर्मेंस देना, ये सारी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। और काम की केयर करना, ये सारी भी कॉन्ट्रैक्टर की ही जिम्मेदारी है। इसमें रेलवे की वजह से कब डिले को माना जाएगा? इसमें रेलवे की वजह से डिले माना जाएगा जब कोई राइट ऑफ वे उपलब्ध करवाना हो, कोई एनवायरमेंटल की पहले अनुमति लेनी हो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेनी हो, तो वो रेलवे की तरफ से डिले माना जाएगा अगर उसमें डिले होता है तो। किसी थर्ड पार्टी से अप्रूवल लेनी है तो वो भी रेलवे ही लेके देगा कॉन्ट्रैक्टर को। और अन्य कोई अथॉरिटी की वजह से कोई डिले हो रहे हैं तो वो भी रेलवे के ही डिले माने जाएंगे। ट्रैफिक को ब्लॉक करना हो तो वो भी रेलवे की जिम्मेदारी है। और अन्य असाइंड ऑब्लिगेशन है तो वो भी रेलवे की जिम्मेदारी है। और वार, रिबेलियन, न्यूक्लियर ये आदि होते हैं तो भी ये रेलवे की ही जिम्मेदारी है। अब इसमें चेंज ऑफ स्कोप, मतलब काम अगर डिसाइड कर दिया कि ये काम करना है, उससे ऊपर काम नहीं होगा, 25% तक वो काम करवा सकते हैं। इसमें 25% तक की अधिकतम कॉन्ट्रैक्टर इसमें चेंज ऑफ स्कोप हो सकता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने लायक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है अपॉइंटमेंट डेट। अपॉइंटेड डेट क्या होती है? एग्रीमेंट जब साइन हो गया उससे 15वां दिन वो अपॉइंटेड डेट मानी जाएगी। अब 3 ऑप्शन है इसमें देखना। एक कॉन्ट्रैक्टर जब पीजी जमा करवा देता है उससे 30वां दिन, और रेलवे के द्वारा जो क्लियरेंस वगैरह लेनी थी वो 95% तक लेके दे दी गई, और लैंड वगैरह की थी उसमें 90% तक काम करके दे दिया गया। उन सब में जो सबसे लास्ट में जो काम होगा वो अपॉइंटेड डेट मानी जाएगी। मान लो एक चीज़ सपोज करते हैं, एग्रीमेंट साइन हुआ 1 अगस्त को, 1 अगस्त को एग्रीमेंट साइन हुआ। कॉन्ट्रैक्टर ने एग्रीमेंट साइन होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एलओए जारी होने के बाद पीजी जमा करवा दी जाती है। कॉन्ट्रैक्टर ने पीजी जमा करवा दी थी 25 जुलाई को, 25 जुलाई को एग्रीमेंट उसने पीजी जमा करवा दी थी। 1 अगस्त को एग्रीमेंट साइन हुआ। और रेलवे ने अब जो रेलवे को क्लियरेंस लेनी थी वो रेलवे क्लियरेंस लेने में टाइम लगा दिया, उसने 1 दिसंबर कर दिया। तो इसमें अपॉइंटेड डेट 1 दिसंबर मानी जाएगी, ना कि एग्रीमेंट साइन हो उससे 15 दिन जोड़ के 15 अगस्त है, इसमें 30 दिन जोड़ के 25 अगस्त है, ऐसा नहीं माना जाएगा। 1 दिसंबर ही इसमें अपॉइंटेड डेट मानी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आगे काम में आएगा, देखते हैं आगे देखना। अब रेलवे के द्वारा जो एक इंजीनियर अपॉइंट किया जाता है, रेलवे के द्वारा इंजीनियर अपॉइंट किया जाता है, उसी किया जाता है अथॉरिटी इंजीनियर। ये अपॉइंटेड डेट के रेलवे के द्वारा 15 दिन के अंदर अंदर रेलवे को अपॉइंट करना होता है। और इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? डिज़ाइन, जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो डिज़ाइन व ड्राइंग की है वो उसकी देख रेख करना, ये उसकी जिम्मेदारी रहती है। कंस्ट्रक्शन की मॉनिटरिंग करना, सुपरविज़न करना, और टेस्ट का कंडक्ट विटनेस का सर्टिफिकेट जारी करना, ये इसकी जिम्मेदारी रहती है।
बस ध्यान रखने लायक बात यह है, रेलवे के द्वारा जो इंजीनियर अपॉइंट किया जाता है उसे कहा जाता है अथॉरिटी इंजीनियर। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा भी एक इंजीनियर नियुक्त किया जाएगा, उसे कहा जाता है डिज़ाइन डायरेक्टर। उसे कहा जाता है डिज़ाइन डायरेक्टर। सॉरी फ्रेंड्स, यह कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको अपॉइंटेड डेट के 20 दिन के भीतर इसको नियुक्त करना होता है, जबकि अथॉरिटी इंजीनियर 15 दिन के भीतर ही अपॉइंट करना होता है। यह कॉन्ट्रैक्टर की डिज़ाइन यूनिट का प्रमुख होता है। इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? सर्वे, इन्वेस्टिगेशन, डाटा कलेक्शन, डिटेल डिज़ाइन तैयार करना। इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से सारी जिम्मेदारी इसी की रहती है। हाँ, एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि डिज़ाइन डायरेक्टर की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्टेक्चुअल डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत रूप से डिज़ाइन डायरेक्टर को स्थानांतरित नहीं होती है। कल को ये नहीं है कि डिज़ाइन डायरेक्टर के ऊपर अपने पेनल्टी लगा दें, सारी जिम्मेदारी वैसे कॉन्ट्रैक्टर की ही रहती है इसमें। अब इसमें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या है? डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है प्रोविजनल सर्टिफिकेट की तिथि से 24 महीने और कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन हो गया उससे 18 महीने। इसकी ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है। इसके अंदर कोई अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, इस समय के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर को सही करना पड़ता है। ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। हाँ, और कब कितने दिनों में ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया तो कितने दिनों में कॉन्ट्रैक्टर को वो डिफेक्ट दूर करना होगा, इसके बारे में बात करते हैं। अगर ट्रेन ऑपरेशन प्रभावित नहीं हो तो 15 दिन के अंदर अंदर वो जो डिफेक्ट है उसको दूर करना होगा। अगर ट्रेन का ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है तो अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा अवधि तय की जाएगी कि भाई इसको इतने दिन में आप रेक्टिफाई करके दीजिए। और अगर कॉन्ट्रैक्टर रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है, उसको सही नहीं कर पा रहा है, तो रेलवे खुद उसको रेक्टिफाई करेगा। उसके लिए क्या करेगा, उसके ऊपर एक पेनल्टी लगाए, जितनी लागत लगी है वो तो लगाएगा लगेगा, प्लस में 20% डैमेज कॉन्ट्रैक्टर से वसूल किया जाएगा। अब अगर डीएलपी मान लो कि 2028 तक थी, दिसंबर 2028 तक है, और उससे पहले पहले अगर कोई डिफेक्ट आ गया, उससे पहले पहले डिफेक्ट आ गया तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ऑटोमेटिक दोबारा बढ़ जाएगा। तो और रिपेयर्ड वर्क्स की वारंटी, अगर कोई रिपेयर किया है वारंटी का है तो उसमें रिप्लेसमेंट की तिथि से आगे 12 महीने वापस और बढ़ जाएगा। इसमें सब कॉन्ट्रैक्ट किस हिसाब से किए जाते हैं? पहले की हम पावर थी 50% तक सब कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, अब इसको कर दिया गया है 40%। पहले 70% तक करवा सकते थे, अब 40% ही करवा दिया गया है। 60% काम खुद को ही करना होगा। और इसमें एक चीज़ ये है कि मतलब जो स्लीपर हैं, ट्रैक फिटिंग है, टेलीकॉम, पावर सप्लाई के इक्विपमेंट वगैरह लें वो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। और मटेरियल, मशीनरी, लेबर को भी सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है अगर मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवा रहा हो, 5% से अधिक अगर सब कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी अथॉरिटी इंजीनियर को देना होगा। और सब कॉन्ट्रैक्ट काम करवा रहा हो उसके बाद में समझ जिम्मेदारी किसकी रहती है? कॉन्ट्रैक्टर की ही रहती है। बिड सिक्योरिटी पहले तो दूसरा प्रावधान था, 0.5% लिया जाएगा 1 करोड़ से ऊपर। अब ऐसा नहीं है, बिड सिक्योरिटी मैक्सिमम 2% है, वो बिड सिक्योरिटी 2% ही ली जाएगी। रिटेंशन मनी एसडी की जगह ये कॉन्ट्रैक्ट का 5% होगी। अब ये एलओई जारी होने के 30 दिन के अंदर अंदर जमा करनी होगी। और जो भी डेट ऑफ कंप्लीशन है, अब जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रहते होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। इनमें यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में तो अपन बिलों से काटते हैं 6% के हिसाब से, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एलओई जारी होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको जमा करवानी होगी। और उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? डेट ऑफ कंप्लीशन उससे 6 महीने तक की आगे की उसकी वैलिडिटी रहनी चाहिए। कोई बीजी जमा करवा रहे हैं तो उसकी 6 महीने आगे की वैलिडिटी रहनी चाहिए। अब इसको अगर रिटेंशन मनी जमा करवा दी, उसको रिलीज़ कब किया जाएगा? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया गया रेलवे के द्वारा, उसके 15 दिन के भीतर भीतर इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा।
अब ये किस किस में करवाई जा सकती है? बॉन्ड सिक्योरिटी, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, बैंक गारंटी के रूप में जमा करवाई जा सकती है। बस इसका उद्देश्य तो वही है जो वर्क्स में रहता है कि अपना कॉन्ट्रैक्टर अपने दायित्व को पूरा इम्प्लीमेंट करे, यही इसका पर्पज है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ये पीजी की तरह परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आती है, ये भी 5% है। ये एलओए जारी होने के 30 दिनों के भीतर, ध्यान रखना ये एलओए जारी होने के 30 दिनों के भीतर है, वो भी एलओए जारी होने के 30 दिनों के भीतर है। पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, इसको अगर 30 दिनों के भीतर नहीं जमा करवाता है तो इसके ऊपर 0.002% इसमें क्या लगता है, पेनल्टी लगती है। और एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी अब अगर 5% से कम अगर टेंडर लगाया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा तो 5% एडिशनल पीजी जमा करवानी होती है, एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? वो तो डेट ऑफ कंप्लीशन से 6 महीने अधिक होनी चाहिए। इसकी वैलिडिटी होती है डीएलपी जब ख़त्म हो रही है उसके बाद में 2 साल और है ना, डीएलपी 18 महीने 2 साल थी ना, तो उससे 6 महीने अधिक तक होनी चाहिए। और रिलीज़ कब की जाती है? डीएलपी जब समाप्त हो जाती है उसके 60 दिनों के भीतर इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। जबकि इसमें ये रिटेंशन मनी को कब रिलीज किया जाता है? कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन जारी हो गई, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, उसके 15 दिन के भीतर उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जारी करती है, रिलीज़ कर दिया जाता था। लेकिन परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 60 दिनों के भीतर, डीएलपी के 60 दिनों के भीतर इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। अब देखो पेमेंट्स का, इसमें पेमेंट किस हिसाब से होता है? इसमें पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई इतना इतना, देखो शेड्यूल जी है, इसमें पहले डिसाइड कर लिया जाता है इस हिसाब से आपको पेमेंट होगा, उस हिसाब से पेमेंट कर दिया जाता है। एक इसमें यूनिफाइड बना रखा है कि इस हिसाब से पेमेंट करना होता है। ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, पर जिम्मेदारी ये तो कॉन्ट्रैक्टर की रहती है, पर होना इस हिसाब से चाहिए। 8 महीने तक 10% काम हो जाना, 10% का पेमेंट का भुगतान कर दिया जाता है। अगर 8 महीने तक 10% मतलब काम हो जाना चाहिए। 16 माह तक 35% पेमेंट का भुगतान कर दिया जाता है। 700वें दिन तक 70% काम हो जाना चाहिए, 70% का पेमेंट का भी भुगतान किया जाता है। और 900वें दिन ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, 100% पेमेंट का भुगतान कर दिया जाता है। मतलब 2.5 वर्ष के अंदर काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये ईपीसी की बहुत बड़ी विशेषता है। अब अगर कंप्लीट समय पर कंप्लीट नहीं होता है काम तो उस पर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। अब ये अगर डिले करता है तो ईपीसी में डैमेजेस के कारण पेनल्टी लगाई जाती है, 0.05% प्रतिदिन लगाई जाती है। ये ध्यान रखने वाली एक बात है इसमें। और इसमें मैक्सिमम पेनल्टी है 10%, 10% से अधिक पेनल्टी नहीं लगती है। और फोर्स मेजर क्लॉज हो की वजह से डैमेज हुए हो तो इसके ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगती है। अब इसमें एडवांस पेमेंट कितना, किस हिसाब से दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या रहती है? ये देखो, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। पेमेंट होता है, लमसम रहता है, एग्रीमेंट रहता है, और इसमें पेमेंट इंडियन रुपीज़ में होता है। बस ये तो छोड़ दो, इसको तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। हाँ, इसमें एडवांस पेमेंट दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वेस्ट पर। एडवांस पेमेंट का 10% तक दिया जा सकता है, 2 किस्तों में दिया जाएगा। इसको मोबिलाइजेशन एडवांस भी बोलते हैं। और एक्सपेंस से मतलब उसको एसेट को लगाने के लिए भी जो एडवांस दिया जाता है एक्विजिशन के लिए, उसके लिए ये एडवांस दिया जाता है। इसमें ब्याज दर लगाता है। अगर रेलवे एडवांस देता है तो उसमें इंटरेस्ट भी लगाता है। तो उसमें ब्याज दर कितना लगता है, बैंक का जो ब्याज है उसमें वो जोड़ के उसमें 4% और जोड़ दिया जाता है। उसके लिए अगर एडवांस पेमेंट लेना चाह रहा है तो उसके लिए उसको इरिकवरेबल बैंक गारंटी जमा करवानी होगी 110% पैसे की। जितना भी एडवांस ले रहा है उसका 110% की बीजी जमा करवानी होगी। अब ईपीसी कौन कौन से ईपीसी के एग्जांपल अपना आजकल लगभग काम ईपीसी से ही हो रहे हैं। कोंकण रेलवे का जो हुआ था, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ था, ईपीसी का था। दिल्ली मेट्रो का जो काम होता है वो ईपीसी पे ही होता है। जम्मू उधमपुर का जो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा था बीच में, ये ईपीसी पे ही वेस्ट था। ये सारे ईपीसी पे होते हैं। अब जो भी अपन ने देखा उसको एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखो, ईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। ये टर्नकी फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी है। और इसमें मैक्सिमम चेंज ऑफ स्कोप कितना होता है? 25% हो सकता है।
अथॉरिटी इंजीनियर कौन होता है? रेलवे के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है वो अथॉरिटी इंजीनियर होता है। अथॉरिटी इंजीनियर की कितने दिनों में अपॉइंटमेंट करना होता है? 15 दिनों में करना अपॉइंटमेंट करना होता है अपॉइंटेड डेट से, उसके 15 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट करना होता है। डीएलपी क्या होती है? 24 माह होती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट से, और डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के 18 माह तक उसकी डीएलपी पीरियड रहता है। और रेलवे बोर्ड ने ये 7/4/2025 को स्टैंडर्ड ईपीसी डॉक्यूमेंट जारी किया है। और की फीचर्स, तय समय में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कॉन्ट्रैक्टर को वो जो काम है वो कंप्लीट करके देना होता है। अथॉरिटी इंजीनियर इंडियन रेलवे द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और डिज़ाइन डायरेक्टर वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और पीएमसी का मतलब होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन सेटिस्फाई 15 दिन तक उसको 15 दिन के अंदर डिफेक्ट जो रेक्टिफाई करके देना होगा, 15 दिन के अंदर करके देना होगा। बस शर्त इसमें रेलवे का ट्रांसपोर्ट प्रभावित नहीं हो रहा है। रेलवे का ट्रांसपोर्ट अगर प्रभावित हो रहा हो तो रेलवे खुद करवा लेगा। उसके लिए भी एक निश्चित समय डिसाइड किया जाएगा। वो अगर उसमें नहीं करके दे रहा है तो रेलवे काम खुद करवाएगा। उसके लिए उसकी जो कॉस्ट लगी है वो प्लस 20% एक्स्ट्रा पेमेंट लिया जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। देखो ये आगे है भी, कॉन्ट्रैक्टर अगर रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा हो तो 20% डैमेज की वसूली की जाएगी। सब कॉन्ट्रैक्ट की कितना कर सकता है? मैक्सिमम 40% ही कर सकता है। बिड सिक्योरिटी कितनी लगती है? 2% लगती है। रिटेंशन मनी, रिटेंशन मतलब एसटी थी ना, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 5% है। एलओए जारी होने के 30 दिन के अंदर जमा करवाना होती है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितनी है? इसमें भी 5% है। और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डीएलपी की 6 माह आगे तक मान्य होगी, और डीएलपी 60 दिन के बाद में डीएलपी अगर डीएलपी कंप्लीट हो गया तो उसके 60 दिन के बाद में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिलीज़ कर दी जाएगी। और अगर फिर भी कोई ग्रेस पीरियड भी है इसमें 30 डेज। एडवांस पेमेंट 10% किया जा सकता है, और इसके लिए 110% एडवांस की बीजी जमा करवानी होगी। अपॉइंटेड डेट, ये अपॉइंटेड डेट क्या होता है? जो भी मैंने बताया था कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवा रहे हो उससे 30वां दिन, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हो रहा हो उससे 15वां दिन, या रेलवे के द्वारा जो क्लियरेंस लेनी थी वो क्लियरेंस वाली डेट, उनके सबसे लास्ट में जो भी काम होगा वो अपॉइंटेड डेट मानी जाएगी। और एकल सब कॉन्ट्रैक्टर 5% से अधिक हो रहा हो तो रेलवे को सूचित करनी अनिवार्य है। और बिड सिक्योरिटी है, उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? बिड 90 दिन तक अधिक होगी। उसमें इनमें कितनी रहती है? इसमें 60 दिन रहती है। जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं ना उनमें 60 दिन की रहती है। ईएमडी की जो वैलिडिटी रहती है ना वो 60 दिन प्लस 60 दिन होती है। और रिटेंशन मनी, कंप्लीशन डेट के 6 माह आगे तक ये छोड़ो। एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी 5% से अगर कोई टेंडर लगा रहा है तो उसके लिए एडिशनल पीजी जमा करवानी होगी। और डैमेजेज हो रहे हैं, डिले, अगर कोई डिले कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर समय पर काम नहीं कर रहा है तो उसको 0.05% प्रति दिन के हिसाब से उसको ऊपर क्या लगाया जाएगा? पेनल्टी लगाई जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में बेस्ट डेट, टैक्सेस सारी ये शामिल रहते हैं इसमें। हाँ, टैक्स वगैरह अलग से नहीं रहते हैं इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये एनएफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप तो इसको ढंग से एक दो बार देख लेना, ये बहुत ही एनएफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।